गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10वीं का साइंस 1 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें हम लोग हमारे आसपास जो रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ वीडियोस भी देखने वाले हैं कि जिसमें हम लोग को इन अभिक्रियाओं को किस तरह से करना है वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें रासायनिक समीकरण में एक्चुअली क्या होता है ये सब हम लोग इसके बाद देखेंगे। उसके उपरांत आपको जो पाठ में आने वाला है वो है अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग उसको किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जिनका जो चारों में से पहली अभिक्रिया होती है संयोग, फिर उसके बाद है अपघटन, तीसरी है विस्थापन और चौथी है युग्म विस्थापन। उसके बाद हम लोग देखेंगे चारों अभिक्रिया होने के बाद आने वाला है रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, और उसके बाद हम लोग को 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखने हैं, वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। उसके बाद आने वाला है क्षरण, जिसके ऊपर अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें 5 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा गया था। और आखिरी में जो हम लोग देखेंगे वो है रैंसिडिटी यानी कि बदबू। देखिए आपके सामने एक कक्षा 10वीं का 2020 का मार्च में हुआ पेपर सामने है। इसमें साइंस 1 के पूरे क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, और इसी में हम लोग को ये पाठ पर आधारित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया, ये प्रश्न पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में, उप प्रश्न बी में चौथा प्रश्न ही है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये जो प्रश्न है ये CuSO4 प्लस आयरन, आयरन सल्फेट और कॉपर, इस तरह से आपका जवाब उसमें आएगा। और इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, तो आपको ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका नाम लिखेंगे। तो इसके आधार पर आप लोग को 2 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए यदि हम लोग कॉपी में भी देखते हैं तो ये प्रश्न कॉपी में भी आपको दिया गया है। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया में यही प्रश्न अभी अपनी कॉपी में भी पूछा गया था, परीक्षा में भी पूछा गया था। इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और इसका जो आंसर है ये हम लोग को यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। तो देखिए हर वीडियोज़ आप लोग बराबर देखते रहिए, हर एक वीडियोज़ में आपको प्रश्न के साथ आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा, और ताकि आप लोग परीक्षा में इसके उत्तर आसानी से लिख पाए। देखिए इसके सामने बाद में और एक प्रश्न जो आखिरी में 5 मार्क के लिए पूछा गया था, वो है चौथे में दूसरा प्रश्न था। तो ये जो दी गई आकृति है इसका निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आकृति ध्यान से देखिए, यह आकृति आपके ये पाठ के खत्म होने के बाद स्वाध्याय में भी पूछी गई है। यह स्वाध्याय में भी इसके प्रश्नोत्तर आपको लिखने आने बहुत ज़रूरी है। देखिए ये प्रश्न पूछे गए यहाँ पे 5। जंग किसे कहते हैं, फिर दूसरा जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। धनाग्र भाग में एनोड के पास आयरन के ऑक्सीकरण की क्रिया लिखिए। ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास ऑक्सीजन की अपचयन की क्रिया लिखिए। और 5वां प्रश्न है क्षरण यानी कोरोजन क्या है। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने इसके प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं। ये प्रश्नोत्तर हमारे पास होने चाहिए, लिखे हुए होंगे तभी हम लोग इसको पढ़ पाएंगे और इसके आसानी से उत्तर भी लिख पाएंगे। देखिए ये स्वाध्याय में ये प्रश्न दिया गया है, मैं आपको ये कॉपी में दिखाना चाहूँगा। हमारी कॉपी में किताब में यहाँ पे आपको ये प्रश्न दिख रहा है। रासायनिक, नीचे दिए गए आकृति का निरीक्षण कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए, है ना, दिख रहा है। जमा हुआ जंग, पानी की बूंद, ये पूरी आकृति जैसे कि वैसे दी हुई है। इसका उत्तर भी हम लोग परीक्षा में आने के लिए हमारे पास इसका उत्तर लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी प्रश्नोत्तर मैं आपको लिख के दूंगा, परंतु सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हर बार जब भी हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसके प्रश्नोत्तर पूछे ही जाने वाले हैं परीक्षा में। हर एक कोई भी प्रश्न बीच में से या कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपके पास इसके प्रश्नोत्तर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो
विविध यौगिकों के रासायनिक अणुसूत्रों को लिखने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? यौगिकों के अणुसूत्र कैसे लिखते हैं, ये सब हम लोग यौगिक पता होगा आप लोग को। तत्व और यौगिक, तत्व हम लोगों ने अभी तक हमारे पहले पार्ट में तत्वों के आवर्तीकरण में सब तत्वों के सिंबल यानी संकेत देखे हुए हैं, है ना। कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, है ना। ये सभी तत्व किस तरह से संकेत से लिखते हैं हम लोग को सब पता है। अब इनके यौगिक कैसे बनते हैं, जैसे एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर कुछ नया एक पदार्थ बनाते हैं, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं बेटा। जैसे कि पानी का सूत्र आप लोग को पता है H2O है ना। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलकर पानी को बनाया गया है। ऑक्सीजन के आयतन है और हाइड्रोजन के 2 अणु के साथ मिलकर ये पानी बना हुआ है। ये पानी हम लोग वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की है पानी को बनाने के लिए, लेकिन कुछ बूंदें ही बन सकी है बेटा पानी की। मतलब हम लोग भगवान की तरह पानी जो भगवान ने बनाया हुआ है वैसे हम लोग पानी बना तो नहीं सकते, लेकिन पानी का सूत्र जरूर हमको पता है जिससे हम लोग पानी बना सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी ही मात्रा में बनता है, परंतु जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया पानी का, वैसे ही हम लोगों ने अलग अलग यौगिकों के बारे में अगर बात करें तो एक यौगिक हम लोग ये भी बोल सकते हैं NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग नमक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। उसका अगर पानी के साथ समीकरण यानी कि रिएक्शन किया जाए, मतलब दोनों को पानी के साथ मिक्स किया जाए, दोनों को मतलब ये सोडियम क्लोराइड और पानी को दोनों को मिला लिया जाए तो उससे कुछ नया एक उत्पाद बनता है इन दोनों अभिकारकों से। तो ये उत्पाद भी हम लोग सामने देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों को मिलकर एक उत्पाद बनता है बेटा NaOH और H2 और HCl। ये जो गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी, ये जो द्रव है, मतलब इसको एसिड यानी कि अम्ल कहेंगे, वो उसमें निर्मित होती है ना। तो ये अगर मैं आपको इसका रासायनिक समीकरण दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए, NaCl और H2O को दोनों को मिलकर आपके सामने क्या बना हुआ है, NaOH और HCl। ये कैसे बना, इसको मैं आपको और विस्तार से बता सकता हूँ कि H2O यानी कि हाइड्रोजन का एक कण और ऑक्सीजन OH के 2 अणु, हाइड्रोजन का एक आयन और OH का अलग अलग यौगिक। तो इससे NaCl जो है, Na और Cl 2 अलग अलग तत्व हैं, तो Na और OH दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, NaOH, और H और Cl दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आपको मिलेगा HCl। इस तरह से कोई भी रासायनिक समीकरण हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया देखने के पहले आपको इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से आनी बहुत ज़रूरी है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा। जिस अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक बंधों का विभाजन होकर नए रासायनिक बंध तैयार होते हैं तथा उनका रूपांतरण पूर्णतः नवीन तथा स्थायी स्वरूप के उत्पादों में होता है, उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 अभिकारकों को मिलाकर एक बंध उनके बीच में बनता है और एक पूर्णतः नवीन, कोई तो भी एक नवीन उत्पाद तैयार होता है, और उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में 18वीं और 19वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में मूलतः प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों में से ऐसा सिद्ध किया गया कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन परिवर्तन होता है, वह ये परिवर्तन स्थायी स्वरूप का होता है ना। कुछ तो भी परिवर्तन होता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद द्रव्य में, और उसका कुछ स्थायी स्वरूप का होता है। इसके विपरीत भौतिक परिवर्तन के समय केवल द्रव्य की अवस्था या रूप बदलता है, और ये परिवर्तन अधिकांशतः अस्थायी स्वरूप का होता है। तो देखिए बेटा, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाओं की परिभाषा अगर पूछी जाए तो ये हम लोग बता सकते हैं कि बहुत रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है स्थायी स्वरूप का होता है, और भौतिक परिवर्तन जिसमें होता है, जो द्रव्य में होता है, वो अस्थायी स्वरूप का होता है। तो इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हम लोग को घटनाएं बताई गई है। इन घटनाओं को उनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अनुसार हम लोग को टिक करना है, राइट करना है कि ये कौन सा परिवर्तन है। तो ये देखिए यहाँ पे बर्फ का पानी में रूपांतरण
ये भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा भौतिक यानी कि अस्थायी परिवर्तन है ना। भोजन का पकना, एक बार पकने के बाद वो क्या दोबारा भोजन बन जाता है क्या? नहीं, तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। यानी ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक, यानी कि स्थायी स्वरूप का परिवर्तन है। दूसरा है फल का पकना। फल का पकना भी स्थायी स्वरूप का परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। दूध का रूपांतरण दही में होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे पानी का रूपांतरण वाष्प में होना। देखिए पानी वाष्प में बदल सकता है, वाष्प का पानी में भी रूपांतरण बाद में होता है, तो ये अस्थायी स्वरूप का परिवर्तन है, इसलिए हम लोग इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। फिर जो चारों क्रिया हैं वो सभी रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। जठर में अन्न का पचन, यानी हमारे पेट में जो अपन अन्न का पचन होता है ना, वो दोबारा अन्न तो नहीं बन जाता, ये स्थायी परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। फिर आता है नेप्थलीन गोली में हवा, नेप्थलीन की गोली को हवा में खुला रखने पर उसका आकार कम होना, मतलब ये डांबर की गोली जिसको हम लोग बोलते हैं, पता होगा आपको, है ना। उसको अगर हवा में या फिर किसी कपड़े में या फिर मेज़ में हम लोग अगर रखते हैं, अलमारी में उसको रखते हैं, तो वो कम कम होती जाती है। ये भी अस्थायी परिवर्तन, ये स्थायी परिवर्तन है। शाहबादी फर्श, यानी कोई भी फर्श पर नींबू के रस को, मतलब जो टाइल्स वगैरह हैं उसमें अगर हम लोग नींबू का रस डाल दें, है ना, जैसे कि संगमरमर जो होती है, जहाँ पे हम लोगों ने ताजमहल बनाया वहाँ पे संगमरमर का यूज़ किया गया है, वहाँ पे अगर नींबू निचोड़ा जाए उस टाइल्स पर, तो वो वहाँ पे दाग धब्बे दिखने चालू हो जाते हैं, वो होगा रासायनिक परिवर्तन। कुछ तो भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें होती है। और ऊंचाई से नीचे गिरकर कांच की वस्तु का टूटना, मतलब वो टूट ही तो है, टूटने के बाद दोबारा जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, तो ये क्या होगा? रासायनिक, यानी कि स्थायी स्वरूप का परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिए बेटा, उसके बाद आपको आपकी कॉपी में, किताब में कुछ रासायनिक पदार्थ दिए हैं। चूने के पत्थर का चूर्ण, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जस्ती का चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट और थैलिक एनहाइड्राइड इत्यादि। ये नीचे दी गई कृति के अनुसार 1 से 5 तक हमको इनका उपयोग करके कुछ कृति करनी है, और तापमापी की सहायता, तापमापी यानी बेटा थर्मामीटर की सहायता से हम लोग को इसका तापमान माप कर इसकी जानकारी नोट करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, हाँ, पहली क्रिया में बाष्प पात्र में 1 चम्मच चूने का पत्थर, उसे तीव्र नीली ज्योत से भरपूर गर्म कीजिए। मतलब हम लोग अभी अगली वीडियो में कैल्शियम कार्बोनेट लेकर उसको गर्म करके देखेंगे, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा, इसमें क्या बदलाव होते हैं, यानी इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम लोग देखेंगे। फिर आता है बेटा कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का चूर्ण, यानी कि जस्ता यानी जिंक डस्ट जो है उसमें डालना है, तो इसमें क्या बदलाव होता है वो देखेंगे। बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट का विलयन डालेंगे, तो इसमें क्या बदलाव होता है वो देखेंगे। फिर कैल्शियम क्लोराइड, ये जो यौगिक हैं उनको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर कौन सा विलयन बनता है वो हम लोग देखेंगे। और एक पांचवा है, बाष्प पात्र में थैलिक एनहाइड्राइड लीजिए और मुंह कपास से बंद कीजिए और उल्टी कीजिए, मतलब बाष्पन पात्र को उल्टा रखकर उसको तिहाई स्टैंड पर रखकर धीमी गति पर ऊष्मा दीजिए, और ऊष्मा देने के बाद इसमें कौन से बदलाव होते हैं ये भी हम लोग को इसमें देखना है। तो हो सके तो इसमें से ज़्यादातर प्रयोग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बेटा ये मेरे कागज़ पे मैंने ये अभिक्रिया लिख ली है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। और इसमें एक जो गैस मुक्त होने वाली है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ऊष्मा देने के बाद इस तरह का वो परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा है बेटा कॉपर सल्फेट और जस्ता, दोनों को मिलाने के बाद हमको कौन सा उत्पाद मिल रहा है यहाँ पे? तो जिंक सल्फेट हम लोग को मिलेगा और कॉपर अलग हुआ हम लोग को इसमें दिखने वाला है। तीसरा देखेंगे हम लोग बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट। देखिए बेरियम सल्फेट को इस तरह से लिखेंगे, पोटेशियम क्रोमेट का जो यौगिक है वो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। दोनों को मिलाने के बाद हम लोग को जो उत्पाद मिल रहा है अभिकारकों से वो है बेटा बेरियम क्रोमेट, इसका सूत्र आएगा BaCrO4, दोनों को मिला के। और एक उत्पाद हम लोग को मिलने वाला है बेटा K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। और चौथा जो है हम लोगों को इसमें दिया गया कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि हम लोगों ने मिक्स किया तो इसमें आप लोग को कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड
अलग अलग बनकर मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो ये देखिए कैल्शियम और CO3, कैल्शियम जो है एक तत्व है, वो यौगिक CO3 के साथ मिश्रण कर रहा है, मिक्स हो रहा है, इसलिए जो एक तत्व है कैल्शियम और क्लोराइड, ये दोनों को मिलाकर कैल्शियम और CO3 को मिलाकर हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और Cl2 और Na2 दोनों को मिला के बेटा NaCl तो मिलेगा, लेकिन ये दो दो होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 नंबर आगे में लिख लिए हैं, तो 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हम लोग को इसमें मिल रहा है। इसी तरह से अन्य अलग क्रियाएं भी आप लोग को यहाँ पे मतलब वीडियो में दिख रही हैं। इसी तरह से इसको एक दूसरे के साथ मिक्स करके बनाया गया है, एक नया उत्पाद इसमें से हम लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए ये कृति 1 से 5 में कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बताया गया बेटा कि ताप जैसे परिमाण पैरामीटर्स में परिवर्तन होने पर भौतिक परिवर्तन होता है ना। हमारे आसपास का तापमान बदल गया तो हम लोग को बुखार आने लगता है, या फिर कभी कभी हमारी तबीयत बिगड़ जाती है ना, फिर हम लोग को डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी होती है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। या फिर अचानक से दाब या प्रेशर की वजह से कुछ हम लोग मान लीजिए कि चलते चलते गिर गए, तो हम लोगों में भी भौतिक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, मतलब वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं जिसमें हम लोग सुधर तो जाते हैं, परंतु इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। अनेक बार भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार हम लोगों ने पानी का बर्फ बना डाला तो बर्फ का दोबारा भाप बनकर पानी भी बनता है, तो इसको रिवर्सिबल प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन में द्रव का संगठन जैसा होता है वैसा ही रहता है। उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर उसका रूपांतरण पानी में होता है, और पानी को ठंडा करने पर उसका रूपांतरण बर्फ में होता है। ये अस्थायी परिवर्तन है। पर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थायी परिवर्तन, जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रक्रिया में द्रव का संगठन बदलता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रक्रिया या घटना रासायनिक परिवर्तन है ऐसा हम कहते हैं, तब संबंधित द्रव में कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, मतलब दो अभिकारकों को मिलाकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिक्रियाकारक या अभिकारी पदार्थ कहते हैं, जिसको हम लोग अभिकारक भी कहते हैं। इसके विपरीत रासायनिक पदार्थ जो बनता है उसे उत्पाद कहेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने ये सभी अभिक्रिया यहाँ पे देखी है, तो ये दूसरी एक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, कॉपर सल्फेट और जस्ते को मिलाकर। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक, अभिक्रियाकारक भी बोलेंगे या फिर अभिकारिक पदार्थ भी बोलेंगे। उससे जो पदार्थ हम लोग को आखिरी में मिलने वाला है उसको हम लोग उत्पाद, यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर, ये जो उत्पाद हम लोग को इसके मिले हैं उनको हम लोग उत्पाद कहेंगे। उदाहरण यहाँ पे बताया गया बेटा, कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। कोयले को जलाइए, हम लोग जलाइए, तो हम लोग खाना बनाने के लिए भी कोयले का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जो कि हवा में घुल जाता है, हम लोग को दिखता नहीं। इस प्रक्रिया में कोयला हवा के ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, इसलिए कोयला यानी कि कार्बन व ऑक्सीजन ये अभिक्रियाकारक है, वह तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है ना। कोयला और कोयले को जला रहे हम लोग, तो कोयले को ऑक्सीजन हवा के साथ संयोग करके उसमें हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिल रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण लिखेंगे, और जो समीकरण लिखेंगे बेटा, वो समीकरण जो कि मैंने अभी आप लोग को बताए हैं, वो इस तरह से हम लोग को उसके समीकरण लिखने हैं। तो ये यौगिकों के जितने भी नाम हैं वो अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, तभी आप लोग उसको आसानी से लिख पाएंगे। इसके लिए याद करके हम लोग को इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी बेटा, तभी हम लोग इन उत्पादों को रासायनिक क्रियाओं को, समीकरणों को अच्छी तरीके से लिख सकेंगे, है ना। तो इस रासायनिक समीकरण का लेखन कैसे करना है ये हम लोग इसके बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन यानी सामान्यीकरण रासायनिक समीकरण दिया है बेटा, CuSO4 प्लस जिंक इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ मिश्रित करेंगे तो इसके बाद हम लोग को आने वाला या अभिकारकों से मिलने वाला जो उत्पाद होगा वो होगा जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे इसमें देखिए बेटा, कॉपर जिंक और सल्फेट दोनों एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर हम लोग को कॉपर मिल रहा है। ये रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
देखिए ये रासायनिक समीकरण का यदि आप लोग को सूत्र पूछा गया, अब परिभाषा पूछी गई, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण में कॉपर सल्फेट व जस्ता यह अभिकारक है ना, उसकी उनकी परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होकर पूर्ण रूप से अलग गुणधर्म वाला कॉपर यानी कि तांबे का कण हमको मिलेगा, और रंगहीन जिंक सल्फेट का विलयन ये उत्पाद में तैयार होता हुआ हम लोग को इसमें दिखने वाला है ना। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और जस्ते का चूर्ण दोनों को मिलाकर जिंक सल्फेट का जलीय विलयन और तांबा हमको मिल रहा है। इसी लिखे हुए हैं शब्दों को रासायनिक स्वरूप में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक सूत्र के फॉर्म में हम लोग को लिखकर यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोग को आज पढ़ाई है वो आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, लिख कर देखने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग को आने वाले जो रासायनिक समीकरण होंगे उनका लेखन कैसे करना है ये समझ में आएगा। और बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हर एक चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि हर एक तत्व हैं, उनके कण जो हैं, उनके कणों को किस तरह से लेना है, कितने उसके आयन होंगे, उन आयनों को किस तरह से जगह देकर उनको समीकरण को उत्पाद के रूप में लिखना है, वो सब हम लोग इस वीडियोज़ में, इन आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे बेटा। परंतु आप अभी तक जितना पाठ हुआ है वो सब पढ़ के रखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, लिख कर रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जो मैंने प्रश्न पेपर आपको दिखाया उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ना आए, क्योंकि हम हर चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी उसमें थोड़ी सी मेहनत लीजिए, यही आशा रखते हुए ये वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और जल्द परसों वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के आप लोग पढ़ाई करिए और ख़ुद का ध्यान रखिए। गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।